हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो सब वापस थोड़ा फ्रेश हो गए होंगे, तो शुरू करते हैं वापस। अच्छा, एक तो पहली बात जो मैंने भी पढ़ाया है ये मैं आपको क्या करूँगा कि साथ ही साथ जो जो एक बार आपको इंस्टीट्यूट की बुक भी दिखाता रहूँगा स्टडी मटेरियल, कि भाई ये एक हो जाए कि हाँ भी 100% मेरे सिलेबस की कवरेज जो है वो हो रही है। जो 100% मेरे सिलेबस की कवरेज है वो हो रही है, मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी पूरी बुक में जो मैंने 190 पेजेस की बुक बनाई है, कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट को अगर शॉर्ट करा होगा तो करा होगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाने के लिए मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट करा है, प्रिसाइज करा है टू बी एग्जैक्ट। बट कॉन्सेप्ट ऐसा कोई भी नहीं है पूरे स्टडी मटेरियल से जो मैंने स्किप करा हो। और अगर करा है तो मेरे ख्याल से एक या दो कॉन्सेप्ट जो हाफ पेज के होंगे मैक्सिमम वो स्किप करे हैं, क्योंकि वो उनकी रेलेवेंस मेरे साथ से बिल्कुल भी नहीं थी। बट वो भी जब वो उनकी बारी आएगी तो मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से आपको एक बार एटलीस्ट और कुछ नहीं तो एक बेसिक रीडिंग करवा दूंगा। तो अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ये आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, फर्स्ट चैप्टर। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका टीसीएम के बारे में दे रखा है, ये पूरा आपका, इसी को मैंने थोड़ा शॉर्ट पॉइंट्स में आपको जैसे समझाया कि भाई इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। तो ये बिल्कुल मैंने आपको स्टडी मटेरियल से ही सब कुछ, जो भी इनफैक्ट लैंग्वेज भी जो मैंने यूज़ करी है वो मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज ही यूज़ करूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ अ स्टूडेंट, कि भाई जो हमारे स्टडी मटेरियल में जैसे हमने प्रेजेंट करा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं वही आप पेपर में प्रेजेंट करें। और उसके बाद अगर आप ये देखें तो ये 6 पॉइंट हमने पढ़े, लिमिटेशंस ऑफ टीसीएम। इन्हीं लिमिटेशंस को मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया। एंड देन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एससीएम। और अच्छा, ये जो मैंने इसको हम याद कैसे करेंगे, मतलब ये तो जो निमोनिक्स मैंने दिए, या एक बार को आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। बट मेरा और इसके ऊपर एक मोटिव है कि आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको ऐसे याद हो कि अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई क्वेश्चन आने पे आपको उसकी याद ना है, आप पूरा एक बार को जैसे अगर मैं पूछूं हमारा जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर 1 आपके टिप्स पे आपको एक एक टॉपिक पता हो कि मैंने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा है। और उसको याद करने का तरीका क्या है कि भाई ये जो मैंने पॉइंटर्स दे रखे हैं, जैसे चैप्टर 1 में ऐसे 8 पॉइंटर्स हैं, तो आप उन 8 टॉपिक्स को अलग अलग अपने माइंड में एक तरीके से चार्ट बनाएं कि हमने चैप्टर 1 जब हम कंप्लीट हो जाएगा तो हमने चैप्टर 1 में वी स्टडीड दीज 8 टॉपिक्स। तो उन 8 टॉपिक्स के अंदर आपको सब कुछ ऐसे याद आ जाएगा। तो अगर आपने पूरे चैप्टर को 8 सब पार्ट्स में बांट दिया तो आपको उन 8 सब पार्ट्स की हेडिंग याद रखनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था। और ये कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, क्योंकि पेपर में कई बार आपको याद क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो इंटर रिलेटेड भी हैं, और उनके कहीं ना कहीं जो अंदर का चीज़ें हैं, अंदर के पॉइंट्स हैं वो भी इंटर रिलेटेड हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था। तो इफ़ यू आर एबल टू काइंड ऑफ जो क्वेश्चन आपके पास आया, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम विच चैप्टर दिस क्वेश्चन इज कमिंग या विच चैप्टर दिस क्वेश्चन इज कवरिंग, तो आपको एक तरीके से और ईज हो जाती है, क्योंकि फिर आप आपकी जो एक तरीके से समझ है और थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये इस कंटेक्स्ट में बात कर रहा होगा, क्योंकि उस चैप्टर में आपने इस बारे में इस टॉपिक को उस कंटेक्स्ट में पढ़ा था। तो इसलिए जैसे अब सबसे पहले अगर हमने इंट्रोडक्शन टू एससीएम पढ़ा, तो इंट्रोडक्शन टू एससीएम में हमने फर्स्ट चीज़ जो पढ़ी दैट वाज टीसीएम। हमने टीसीएम पढ़ा, हमने टीसीएम के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ा कि भाई टीसीएम होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई टीसीएम की लिमिटेशंस क्या है, और टीसीएम की लिमिटेशंस हमने कैसे याद रखी, ग्रेड्स। तो ऐसे कर करके एक तरीके से माइंड में अपना इंडेक्स बना लेंगे, और वो इंडेक्स याद होगा तो आपकी एक तरीके से प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी। तो नाउ अब हम चलते हैं एससीएम पे, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मैंने आपको लेमन टर्म में तो पहले बता ही दिया था, लेमन टर्म में कि भाई एप्लीकेशन ऑफ एक तरीके से कॉस्ट मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली हम थोड़ा कॉस्ट मैनेज कर रहे हैं, मतलब हम कॉस्ट रिड्यूस करने की तरफ फोकस है हमारा, बट उसको हम उसमें कुछ ना कुछ एक तरीके से मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करें जिससे हमारी कॉस्ट भी कम हो, बट हम कस्टमर के एक तरीके से ट्रस्ट के साथ ना खेलें, ना ही हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ खेलें, एंड कॉस्ट कम करने के साथ साथ आर प्रॉफिट शुड मैक्सिमाइज, हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कॉस्ट तो कम कर ली पर फिर भी हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, या हमने इतना एक्सेसिव फोकस कर दिया कॉस्ट रिडक्शन पे कि हमारा जो है एक बार को हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बढ़ा पर लॉन्ग टर्म हम उस प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पाए।
ठीक है। तो सबसे पहले SCM अगर हम शुरू करते हैं तो उसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं, एप्लीकेशन। और ये जो मैं हाईलाइट करूंगा जैसे कि मैंने बोला वो आपको हाईलाइट करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, उसके नाम से ही आ रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट की बात है। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स टू इम्प्रूव द स्ट्रैटेजिक पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इम्प्रूव द स्ट्रैटेजिक पोजिशन ऑफ अ बिजनेस एज वेल एज कंट्रोल कॉस्ट। अब अगर इसको आप TCM से कंपेयर करेंगे, अगर आप इसको TCM से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि TCM की डेफिनेशन सिर्फ इस पे फोकस करती थी कि भाई मेरा मेन फोकस है कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल। बट इसी में अगर आप देखें तो इसमें साथ एक चीज़ क्या ऐड हो गई है कि भाई मेरे को अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजिक पोजीशन कि भाई मेरा बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी क्या, क्या मेरे बिजनेस में जो मैं वैल्यू ऐड कर रहा था, चाहे वो अपने कस्टमर्स को कर रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, द वैल्यू दैट आई वॉज एडिंग फॉर माई स्टेक होल्डर्स वो मैंने इम्प्रूव करी क्या, वो इंक्रीज़ हुई क्या। तो ये मेरी बात होती है कि अगर वो इंक्रीज़ हुई है तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजिक पोजीशन, मेरी इंडस्ट्री में, मेरी इकोनॉमी में, मेरी मार्केट में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हुई है। ठीक है। और ये बात कैसे होगी, तो इसका बड़ा सिंपल सा वही अभी जो मैंने आपको TCM में भी काफ़ी इसके कहीं ना कहीं, क्योंकि SCM के मैंने एग्जांपल्स दिए, तो कहीं ना कहीं वही वाली चीज़ें हैं कि भाई पहले क्या होता था, सप्लाई यूज टू अट्रैक्ट डिमांड, अब है डिमांड अट्रैक्ट सप्लाई। ठीक है। तो अब मेरे को क्या है कि मेरे को अब करना है कस्टमर, मैं अपनी पोजीशन एनालिसिस कैसे करूँगा, मैं कस्टमर एनालिसिस करूँगा, ताकि उसी के बेसिस पे फिर मैं अपनी फाइनल जो है पोजीशन को इम्प्रूव कर पाऊँगा कि भाई हाउ मच इज़ द डिमांड, मैं ये एनालिसिस करूँगा। ठीक है। क्योंकि अब क्या है, कस्टमर जैसे मैंने बोला किंग है, तो ये मैं मार्केट एनालिसिस करूँगा, इसको कस्टमर एनालिसिस कह लो या आप मार्केट एनालिसिस कह लो। मैं ये मार्केट एनालिसिस करूँगा कि भाई हाउ मच, एट व्हाट प्राइस, दैट इज द प्राइस दैट दे आर विलिंग टू गिव फॉर माई प्रोडक्ट, एंड व्हाट क्वालिटी डू दे वांट एट दैट प्राइस। ठीक है। क्या उनको क्वालिटी चाहिए। तो ये 3 एस्पेक्ट्स, ये एक तरीके से ये एक बहुत ही छोटा एक तरीके से एग्जांपल हो गया ये बताने के लिए कि भाई SCM में क्या क्या मेरे को करना होता। तो ये उनमें से एक चीज़ है कि भाई मेरे को मार्केट एनालिसिस करना होगा, और उसमें मैं ये देखूंगा कि भाई कस्टमर को कितनी डिमांड है, कौन सी बात है, फिर किस प्राइस पे वो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, और क्या क्वालिटी कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये वाली बात हमारी SCM में है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स टू इम्प्रूव द स्ट्रैटेजिक पोजीशन। अच्छा, तो इसी में अगर मैं बात करूं, अगर इसी को थोड़ा डिफाइन और आगे करने की मैं बात करूं, ऑल्दो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इज़ एप्ट, बट क्योंकि बुक में कहीं ना कहीं 2-3 डेफिनेशन दे रखी थी, तो मैंने 2-3 डेफिनेशन की बात मैं यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ। और ये जो मैं लिखवाऊंगा ये आपको लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है पेपर के टॉप पे। सबसे पहले आप स्टार लगाएंगे और लिखेंगे स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन। और हम स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि भाई डिफाइन SCM फॉर मी एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के क्या स्टेजेस हैं और मेरे को उसको डिफाइन करिए। तो सिंपल सी बात है कि आप ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। ठीक है। ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, या एक डेफिनेशन में और लिखवाऊंगा, आप वो डेफिनेशन लिख के भी आ सकते हैं। ठीक है। या जो जैसे मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन लिखवाई थी, आप वो वाली डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हैं। बट अगर आपको बाई चांस मान लीजिए कि वहाँ पे डेफिनेशन नहीं आ रही, तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि भाई आप अपनी तरफ से एक इंटेलिजेंट आंसर, एक इंटेलिजेंट डेफिनेशन दे पाएँ। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को डिवाइड करना है। आप इतना तो कर सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है कि भाई स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रैटेजी प्लस कॉस्ट प्लस मैनेजमेंट, और उनको इंडिविजुअली डिफाइन कर दो कि भाई है क्या। पहली बात तो स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, फिर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, और उसको कैसे मैनेज करना है स्ट्रैटेजिकली। दिस इज व्हाट कम्स अंडर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजी की क्या डेफिनेशन है, स्ट्रैटेजी इज सेट ऑफ एक्शंस, स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ एक्शंस taken by managers of a company
टू इंक्रीज द कंपनीज परफॉर्मेंस। तो अगर आपको, मैं कहता हूँ SCM की डेफिनेशन याद नहीं रहती, SCM की डेफिनेशन याद नहीं रहती, बट अगर आपको स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन याद रहती है तो आपको पता चल, आप ये भी लिख के अगर आपने पहले ये लिख दिया कि भाई स्ट्रैटेजी, पहली बात तो SCM कैन बी SCM इज डिवाइज्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, दैट इज स्ट्रैटेजी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो सेट ऑफ एक्शंस टेकन बाय मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी टू इंक्रीज द कंपनीज परफॉर्मेंस। तो स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि SCM का मतलब क्या है कि SCM इज मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट मैनेजमेंट इन सच अ वे, SCM is management of cost in such a way that it improves the company's performance या it increases the company's performance। तो ऑफ कोर्स तो इस तरीके से क्या है कि हम इतनी इन डेप्थ एनालिसिस, इतनी इन डेप्थ इसको तोड़ तोड़ के क्यों स्टडी कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो हमारे को याद रहे ना, या जितनी एक तरीके से हमारी नॉलेज जो है वो डाइवर्स होगी, उतना ही हम हमारा आंसर जो है क्वेश्चन पेपर में वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा। ठीक है, और वही हमारे नंबर जो है, जो कहीं ना कहीं 4 मार्क के क्वेश्चन में एग्जामिनर 1 नंबर या आधा नंबर काट लेता है, वो हमारा ऐड करता है। और वो हर क्वेश्चन में अगर आप सोचो तो आधा आधा 1 नंबर ऐड करके दैट बिकम्स अ कंसिडरेबल चंक। तो आर मोटिव इज टू गो फॉर एन एग्जामिशन इन दिस पेपर, क्योंकि ये पेपर कंपैरेटिवली जो ग्रुप 2 में अदर बाकी के पेपर्स हैं उनसे इजी है। तो हमारे को इसमें 40 या पास होने का नहीं सोचना है, हमारे को इसमें एग्जामिशन का सोचना है। और हमारे को इसमें एक एक चीज़ कवर करके चलनी होगी कि अगर मेरे पास मान लीजिए जैसे SCM का नॉर्मल वो भी आता है कि SCM डिफाइन करो, और मेरे को ये डेफिनेशन याद भी है, फिर भी मैं पहले ये लिखूंगा कि भाई SCM हमारा आता है, SCM covers 3 words, मतलब SCM is a combination of 3 words, that is strategy, cost and management। फिर strategy is defined as set of actions taken by managers, ये फिर तो effectively speaking SCM is cost management, management of cost done by a manager of a company to increase the company's performance। तो उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि strategic cost management further encompasses application of cost management techniques to improve the strategic position of a business as well as control cost। तो इसमें यही बात फिर हम उस पर ये करेंगे कि भाई कंट्रोल कॉस्ट, तो इसमें हम ये भी डाल सकते हैं पॉइंट कि भाई TCM ऑल्सो यूज टू कवर द पॉइंट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट, बट इट डिडंट कवर द पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी, इंप्रूविंग द स्ट्रैटेजिक पोजीशन। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हम एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके नीचे स्टार करके फिर एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि अ बिजनेस मस्ट फोकस टू मैनेज कॉस्ट स्ट्रैटेजिकली। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये कोई बहुत ही एक तरीके से इतना बल्कि इंपॉर्टेंट नॉलेज भी नहीं है, बट ये सारी लाइनें जो अगर आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपकी एक तरीके से वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ये बहुत ही स्टूपिड सा साउंड हो सकता है कर रहा हो, बट वोकैबुलरी के सेंस में इंक्रीज होगी, क्योंकि इसीलिए हम क्वेश्चंस भी सारे जो हैं इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को भी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और इन थ्योरी चैप्टर्स में क्वेश्चंस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो उनके एक तरीके से सजेस्टेड आंसर्स हैं ना, जो उनके सजेस्टेड आंसर्स हैं उनमें जो लैंग्वेज यूज़ करी है इंस्टीट्यूट ने, हम उनसे रवा होते हैं, उस नॉलेज को वो नॉलेज हम अंडरस्टैंड करते हैं, या वो लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड करते हैं जो इंस्टीट्यूट ने यूज़ करी है, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कॉर्पोरेट लैंग्वेज या थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, थोड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिंग्विस्टिक एरिया, मतलब ये लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस मस्ट फोकस ऑन, या a business must focus to manage cost स्ट्रेटेजिकली। अभी जो आप कहेंगे कि मैं लिख के मिटा देता हूँ, ये आपके पास एम्पल स्पेस होनी चाहिए। मेरा तो चलो ये इस पर मैं लिख रहा हूँ तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर मैंने यहाँ पे जो लिखा तो एम्पल स्पेस थी मेरे पास, और ये मैंने बहुत ईजिली लिख लिया था। ठीक है, तो बिजनेस मस्ट फोकस टू मैनेज कॉस्ट स्ट्रैटेजिकली। अच्छा, आगे नाउ SCM लेज ग्रेटर फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये सारे पॉइंट जो है ना, ये अभी आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि यार इतने सारे वेरियस पॉइंट्स हम कैसे याद करेंगे, बट ये आगे चलते चलते इजी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे आगे आप एक्चुअल थ्योरीज देखेंगे और वो थ्योरीज आपको याद रह जाएंगी। वो आपको ये याद रह जाएगा कि भाई ये थ्योरी जो है वो इस चीज़ के बारे में बात करती है, ये थ्योरी जो है वो इस चीज़ के बारे में बात करती है। तो जब आप वापस पूरा एक बार पढ़ने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे, तब आपको जब आप ये लाइन फिर से पढ़ोगे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपको अपने आप
आप याद आएगा कि भाई ये काइजन थ्योरी है जो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक काइजन थ्योरी है, वो बात करती है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, कि भाई चाहे स्मॉल हो इंप्रूवमेंट बट यू शुड इंप्रूव कंटिन्यूअली। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। काइजन, अगर मैं अभी आपको एक बेसिक साइज का इंट्रोडक्शन दूं तो काइजन जो है वो 2 वर्ड से आता है, एक है काय और एक है जेन। एक बात करता है कंटिन्यूस और एक बात करता है इंप्रूवमेंट, कि भाई कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात काइजन जो है कॉन्सेप्ट, काइजन थ्योरी जो है वो करती है। और इसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो बात क्या कहती है कि भाई आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है, नो मैटर कितनी ही छोटी इंप्रूवमेंट क्यों ना हो। और ये आपके लिए सिर्फ एक मैनेजमेंट थ्योरी नहीं है, ये आपके लिए एक लाइव लेसन भी है कि आप, हमारे को लगता है कि यार हमने दिन खराब कर दिया, या हमारे को लगता है कि यार आज जितनी स्टडी करनी चाहिए थी, हम हमेशा जो है अपना एम बना लेते हैं कि आज हम 9 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, और उस एम पे हम कभी भी, मेरे साथ तो कभी भी मेरी स्टडीज़ के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो भी एम बनाया हो वो अचीव इतनी इजीली या ऑन अ रेगुलर बेसिस हो गया हो। और उसकी प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो हमने गोल बनाया होता था वो हमारा अचीव होता नहीं था, और शाम में फिर हमारे को होती थी डिसअपॉइंटमेंट, या एक तरीके से दुख होता था कि यार सोचा क्या था और हुआ क्या है। सोचा था 10 घंटे पढ़ेंगे, सोचा था 3 चैप्टर कर लेंगे, पढ़े हम एक्चुअली 2 घंटे हैं, और हुआ मुश्किल से आधा चैप्टर है या 1 चैप्टर है। बट वहीं पर अगर आप काइजन कॉस्टिंग के बारे में सोचेंगे, वहीं पर अगर आप काइजन अप्लाई करने की बात करेंगे, तो आपको होगा कि भाई हो सकता है हमने अपना गोल अचीव नहीं करा, ऑफकोर्स ये बात, हमने अपना जो गोल सेट करा था वो अचीव नहीं करा, बट हम एक स्टेप तो आगे बढ़े। और यही कई बार कई बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि उनको लगता है कि यार गोल अचीवेबल ही नहीं है, वो उनका गोल जो सेट आउट कर लेते हैं वो इतना एक तरीके से माइंड गेम्स खेलने लग जाता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ले लिया आज के लिए, और वो इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि जो वो कर सकते हैं वो भी नहीं करते, और उसके बाद वो जनरली इधर उधर टाइम पास, वीडियोज़ देखना, उस सब में टाइम निकाल देते हैं, और फिर शाम के टाइम पर रिग्रेट करते हैं कि यार इससे अच्छा तो हम वो वीडियो, इससे अच्छा हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते। मान लिया यार 3 चैप्टर नहीं हुए, एक चीज अगर हम थोड़ा भी पढ़ लिए होते तो 1 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता। तो वही वाली बात काइजन करता। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना, कभी भी आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि भाई मेरा गोल जो आज का मैंने बनाया था वो अचीव नहीं हो रहा, तो थिंक अबाउट काइजन कि भाई गोल अचीव ना नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है। अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो इसके बजाय कि मैं थोड़ा बहुत भी कर लूँ, मैं उस पोजीशन, वो बेटर पोजीशन है मेरी एज़ कम्पेयर टू कि मैं अगर अभी छोड़ दूँ ये सोच के कि भाई मेरा गोल अचीव हो ही नहीं रहा है। तो SCM लेज अ ग्रेटर फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टू डिलीवर सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। ये एक आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ रहा है फ्रॉम, ये आपका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ रहा है फ्रॉम TCM। आपको सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है टू कस्टमर्स, ठीक है। SCM शुड बी इनहेरेंट टू ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। ये भी आपका आगे आएगा, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आपका आएगा, दैट इज TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कि आपको क्वालिटी तो मैनेज करनी है बट वो टोटल, दैट इज इट शुड बी परवेजिव, इट शुड बी परवेजिव, मतलब प्रेजेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपका ये नहीं है कि आपने, अगर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी है तो आप सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसको वो करो, आप एक एक प्रोसेस को अपने इंप्रूव करो, एक एक प्रोसेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करो, तभी जो आप एक्चुअली जो है सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी आप एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये बात होती है कि भाई ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, जो प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हो सकती हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो आपके लिए हैवी हो रही हूँ, बट एक पॉइंट कि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ रेलेवेंट है तो दैट इज़ वैल्यू चेन एनालिसिस, जो आपका भी आगे आएगा। ये सिर्फ एक आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर SCM का समझाने के लिए कि या SCM में जो थ्योरीज आएंगी वो समझाने के लिए आपको ये बताया गया है। और इनफैक्ट इससे जो भी क्वेश्चंस भी अगर इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में या लास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में या RTP MT में भी दे रखे हैं, तो वो सिर्फ वैल्यू चेन एनालिसिस कवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो है ये बेसिक आपका एक तरीके से आपका फाउंडेशन बिल्डिंग चैप्टर है, ये आपका बेस बिल्डिंग चैप्टर है, जो आगे आने वाली स्ट्रैटेजीज अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगा कि ये स्ट्रैटेजीज जो आ रही हैं इनकी नीड या इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी और ये क्या पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। तो आप वो चीज़ अभी समझ रहे हैं। तो ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दैट इज डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है SCM में कि भाई आपकी सर्विसेज सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं हो जाती हैं कि भाई जहाँ कस्टमर को आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, आपका एक तरीके से काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म नहीं होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे भी चलती रहती है, जो कवर होता है किसमें, आफ्टर सेल सर्विसेज में, आफ्टर सेल सर्विसेज में, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है मतलब एक तरीके से जो आजकल की
अच्छी कंपनीज जो हैं, जो आजकल की अच्छी कंपनीज जो हैं, जो प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रही हैं, उन्हीं सारी प्रैक्टिसेस को हम आने वाले टाइम में अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वही प्रैक्टिसेस हैं जो SCM है, और वही प्रैक्टिसेस फॉलो करके जो है आजकल की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बन रही हैं। ठीक है, तो अब तक ये जो पढ़ा ये एक तरीके से बस आपको थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, और जो ये चीज़ आप बार बार आपको ये याद रखनी है SCM में, इसको आप चाहे तो 2 स्टार लगा के इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जो चार्ट दे रखा है कि भाई SCM का बेसिक एम क्या है, तो इट इज़ टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट इज़ टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हुआ? तो इट इज़ एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिशन, ओवर योर कॉम्पिटिटर। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर जो आपकी इंडस्ट्री में और लोग हैं, उनके ऊपर एक एज चाहिए, या एक एडवांटेज चाहिए, या किसी भी चीज़ का, चाहे तो प्राइस लीडरशिप हो सकता है कि आप प्राइस उनसे बेटर दे रहे हैं, या क्वालिटी हो सकता है, और अगर दोनों हो तो फिर तो आपका कोई मैच है ही नहीं। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एडवांटेज चाहिए, और वो एडवांटेज जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म हो, सस्टेन करे, इट शुड बी सस्टेनेबल। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आज के लिए तो वो बेनिफिट है, पर वो कल जो है वो बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या है, आपको कंटिन्यूस मेहनत, वही वाली बात, काइजन वाली बात, हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेट होती रहेगी। आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इसी में अगर मैं एग्जांपल दूं तो किसका एग्जांपल दूंगा मैं? एप्पल का एग्जांपल दूंगा मैं। तो एप्पल जो कंपनी है, जैसे कि मैंने बताया था कि R&D में बहुत एक्सपेंडिचर करती है, और एप्पल का सॉफ्टवेयर है, OS जो है, दैट इज़ बेस्ट इन द मार्केट, दैट इज़ द मोस्ट फ्लूइड इन द मार्केट। ठीक है, सबसे तेज़, सबसे फ्लूइड जो है, विदाउट एनी लैग, और वो तो एप्पल का सॉफ्टवेयर है। बट क्या एप्पल रुक सकता है? नहीं रुक सकता, क्योंकि उसके पीछे सैमसंग, वन प्लस, वो सब भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि भाई अपने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली इंप्रूव करें। तो अगर एप्पल रुक जाएगा तो एप्पल के पास जो अभी एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एज है, या ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है अपने एक तरीके से कॉम्पिटिटर्स के ओवर, वो खत्म हो जाएगा, वो सस्टेन नहीं करेगा। तो एप्पल को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है, अभी भी उसको अपने R&D पे इतना खर्चा करना है कि भाई, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो देखो हमेशा रहेगा। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एंड नोबडी कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और यही चीज़ें जो आपको ड्राइव करनी चाहिए कि भाई इसको इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहेगा, तो हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, हमेशा वैल्यू जो है वो ऐड करते रहना चाहिए, अपने लाइफ में भी और दूसरों के लाइफ में भी। ठीक है, तो एप्पल जो है वो बैठ नहीं सकता है। एप्पल के पास मान लिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बट उसको सस्टेन करने के लिए उसको लगातार जो है हाथ पैर मारते रहना पड़ेगा, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन कर पाए, ताकि जो उसकी वो USP है वो USP बनी रहे। ठीक है, अच्छा, तो अब SCM में बताया गया है कि भाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो किस प्रकार से लिया जा सकता है, किस प्रकार से। तो SCM में बात करिए 2 चीज़ों की, कि एक तो भाई प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन से, जैसे ही मैंने बात करी एप्पल की, कि भाई जो मेरा सॉफ्टवेयर है या जो मेरा OS है, दैट इज़ बेस्ट इन द मार्केट। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैगशिप कंपनीज। ठीक है, या जो टॉप ब्रांड कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हैं। ठीक है, जिनके क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर पाता, तो उनके प्रोडक्ट ही डिफरेंट है भैया। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल अगर है तो दूसरा है या दूसरा अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, तो दैट इज़ कॉस्ट लीडरशिप। और इसको किसने फॉलो करा? तो इसको फॉलो करा रियलमी जैसी कंपनियों ने। रियलमी, माइक्रोमैक्स, रेडमी, इन कंपनीज ने इस सेगमेंट को टारगेट करा कि भाई एप्पल हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता है, और इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन बहुत है जिनको स्मार्टफोन्स की रिक्वायरमेंट है, बट दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मोर देन 20K ऑन दैट फोन। तो 20K में जो सैमसंग आता था, दैट वाज लिटरली शिटी। तो रेडमी ने ये एक तरीके से, रेडमी या रियलमी, इन जैसी कंपनीज ने ये देखा, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, और भाई क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा, रिलेटिवली कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू सैमसंग, अच्छा सॉफ्टवेयर इन्होंने इस प्राइस में देना शुरू करा। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम जरूर, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, हम इतनी एप्पल को क्वालिटी में चैलेंज नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी क्वालिटी का, रिलेटिवली बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाएंगे और इस प्राइस पे बेचेंगे जिस प्राइस पे और कोई कंपनी वैसे टाइप का प्रोडक्ट नहीं बेच रही। तो हमने कहा कि भाई हम कॉस्ट लीडरशिप लेंगे, तो कॉस्ट लीडरशिप में क्या आया, रियलमी या रेडमी, जहाँ पे इन्होंने क्या करा कि भाई 15 से 20 हज़ार के अच्छे क्वालिटी के फ़ोन बेचने
शुरू कर दी है और इनकी वन ऑफ द, अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन द मोबाइल इंडस्ट्री हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भाई इस प्राइस पे इससे बेटर कोई नहीं दे रहा था, और जो मेजॉरिटी ऑफ द मोबाइल परचेजिंग मार्केट है हमारी, वो यही प्राइस का मोबाइल खरीदती है। नॉट एवरी वन इज़ विलिंग टू स्पेंड मोर देन 50K और 80K और फॉर दैट मैटर 100K ऑन अ मोबाइल फ़ोन। और इसी में कहीं सिर्फ रियलमी रेडमी ने नहीं, रियलमी जैसे कि मैंने बात करी थी पहले, वन प्लस ने भी यही सेगमेंट को, वन प्लस ने इससे थोड़ा ऊपर वाला सेगमेंट जिसको आईफोन केटर नहीं करता था, या जो सैमसंग उस प्राइस के मोबाइल बनाता था वो इतने क्वालिटी के नहीं होते थे, तो वहीं पे वन प्लस ने वो सेगमेंट टारगेट करा। वन प्लस का एक तरीके से कह सकते हैं इट वॉज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप, कि भाई बीच का प्राइस मैंने पकड़ा, इस प्राइस पे बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ रहा, एंड आई एम ऑफरिंग यू द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड्रॉयड में अगर आप देखा जाए तो आई एम ऑफरिंग यू द बेस्ट ओएस दैट इज इन द मार्केट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के थ्रू ये काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ गया कि भाई SCM का बेसिक एम जो है दैट इज़ टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये लाइन तो आपको याद रख लेनी है कि बेसिक एम ऑफ SCM इज़ टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, और या एंड कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक मिनट स्टडी मैट में देखूं, वैसे भी स्टडी मैट में जाने की ज़रूरत थी नहीं, पर ठीक है चलो। तो स्टडी मैट में हमने ये स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन कवर कर ली, ये पूरा जो भी बताया गया है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक एग्जांपल है जो इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि भाई कॉस्ट, सिर्फ आपको कॉस्ट मैनेज नहीं करनी है, आपको साथ ही साथ ये भी देखना है, आपको स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेना है कि भाई इस डिसीजन से मेरे को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर चलो मैं आपके साथ ये वाला एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो क्या है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज extracted from the financial statements of a company producing products A and B. If the company stops producing product B, the sale of A would fall down by 25%. The sale of A would fall down by 25%. अब हम इसके फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं। तो भाई A की सेल से मेरे को मुनाफा हो रहा है 20 रुपये, और B की सेल से मेरे को लॉस हो रहा है 2 रुपये, मेरे को लॉस हो रहा है 2 रुपये। अब वो क्या कहता है, अब अगर एक लेमैन इसको देखेगा, या अगर आप बिना कोई भी स्ट्रैटेजी, एक तरीके से इस पर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करे इसको देखोगे, तो आपको लगेगा कि भाई अगर मैं बी को प्रोड्यूस करना बंद कर दूं तो फिर मेरे को प्रॉफिट, मेरा जो एक तरीके से जो लॉस जो हो रहा है 2 रुपये का या 2 लाख रुपए का, ये होना बंद हो जाएगा। बट जहाँ आप उसका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करोगे, आपने मार्केट एनालिसिस करा, आपको पता चलेगा कि भाई ए की सेल भी गिर जाएगी 25% से, ए की सेल भी गिर जाएगी 25% से। तो आप इसको सीधा, अगर मैं और कुछ ना करते हुए इसका प्रॉफिट जो है 25% से कम कर दूं, दैट इज़ इसका प्रॉफिट जो है 75% पे ले जाऊं, तो यू विल रियलाइज़ कि ए का प्रॉफिट अगर मैं बी बनाना बंद कर देता हूं, तो ए से मेरे को प्रॉफिट जो है वो 15 रुपये होगा, और अभी जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मेरी कंपनी को एज अ होल, तो नेट प्रॉफिट मेरे को हो रहा है 18 रुपये। तो क्या बी बंद करना फीजेबल है? क्या बी बंद करना फाइनेंशियली फीजेबल है? तो एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि बी मैं बंद करूंगा तो मुझे लगेगा कि भाई मैंने लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया, बट एक्चुअली में मेरी कंपनी का प्रॉफिट जो है इट फर्दर रिड्यूस्ड। बिफोर stopping the production of B, I was making a profit of 18 lakh rupees in a year, in a given period. But now after stopping the production of B, I am making a net profit of 15 lakh rupees in that period. तो मेरी opportunity cost with this decision क्या हो जाएगी? 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए का मेरे को फर्दर लॉस होगा, तो दिस डिसीजन इज नॉट वर्थ टेकिंग। और ये कब बात मेरे को पता चली? जब मैंने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करा, सिर्फ पुरानी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स में ना जा, सिर्फ हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल डेटा पे डिसीजन ना लेके मैंने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करा, तब ये जाके मेरे को पता चला। तो अगर आप इसका कंक्लूजन देखें तो विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट सेल ऑफ प्रोडक्ट ए वुड फॉल डाउन बाय 25%, इफ बी इज नॉट सोल्ड द डिसीजन माइट चेंज, द कंपनी वुड लूज ₹5 lakhs बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड सेल ऑफ ए, द नेट लॉस ऑफ कंपनी इफ इट डिसाइड्स टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ बी इज ₹3 lakhs, 2 lakhs of saving from B and 5 lakhs of loss from profit A. Hence the decision to stop production B is not prudent. जो ये 3 लाख रुपए मैंने निकाला था कि 3 लाख का मेरे को फर्दर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये SCM के हमने बेसिक कर लिए। अब हम आते हैं SCM की 4 स्टेजेस पर। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, आज की क्लास हम खत्म करेंगे ये स्टेजेस करके, फिर नेसेसिटी ऑफ SCM एंड
TCM वर्सेस SCM का डिफरेंस जो है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा थर्ड पॉइंट शुरू हो जाएगा। और ये आपको क्लास करने के बाद आपको एक बार खुद भी रिवाइज करना चाहिए कि आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ थी TCM, जिसमें हमने पढ़ा TCM क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा TCM की लिमिटेशंस। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी SCM, उसमें हमने SCM के थोड़ा बेसिस पढ़े। फिर हम उसमें पढ़ेंगे SCM की क्या नेसेसिटी है और कैसे उसने, क्योंकि जब हम जो नेसेसिटी है वो यही है कि कैसे उसने TCM की लिमिटेशंस ओवरकम करी। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन TCM एंड SCM एक टैबुलर मैनर में, कि अगर हमारे को क्वेश्चन आता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन TCM एंड SCM इन द पेपर, तो दैट वी विल प्रेजेंट इन अ मोर सिस्टमैटिक मैनर, दैट वी विल प्रेजेंट इन अ टैबुलर मैनर। तो ये 2 चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो सबसे पहली स्टेज है दैट इज फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी। कि भाई सबसे पहली तो चीज़ यही है कि कुछ भी अगर मेरे को इम्प्लीमेंट करना, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ होना तो चाहिए। तो मेरी सबसे पहली चीज़ ये याद आती है कि भाई मेरे को स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है। उसके लिए फिर मेरे को क्या क्या करना है कि मेरे को थोड़ा बहुत उसके लिए डेटा मार्केट एनालिसिस करना होगा, अब कई हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करना होगा, मेरे को बाहर जाके कस्टमर एनालिसिस करना होगा, और उसके बेसिस पे उस डेटा को इकट्ठा करके पास्ट ट्रेंड के डेटा को इकट्ठा करके उसके बेसिस पे एक मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि कैसे हम कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम कल को चल के अपनी पोजीशन को, जो हमारी इंडस्ट्री में हो या जो हमारी इकोनॉमी हो, हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। फिर वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, वो स्ट्रैटेजी हमने करनी है कम्युनिकेट किसको, अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अब जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ आप जो स्ट्रैटेजी बनाने वाला है सिर्फ उसको स्ट्रैटेजी पता होने से वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं होती है। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन ये पता होगा कि भाई ये स्ट्रैटेजी है और इससे हम ये अचीव करना चाहते हैं, तभी तो उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो यहाँ पे नीचे एरो लगा के लिखेंगे, सो दैट एवरीवन गेट्स to know what is expected out of them and also they can give their inputs। क्योंकि जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो है टॉप मैनेजमेंट। तो ऑफकोर्स सी बात है, उनके भी इनपुट चाहिए होंगे जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो डे टू डे ये चीज़ें फेस करते हैं या डे टू डे प्रॉब्लम्स को फेस टू फेस प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो क्योंकि वो एक बेटर पोजीशन में अंडरस्टैंड करने के लिए या आपको बताने के लिए कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करा जाए, तो आपको कम्युनिकेट क्यों करनी है। एक तो पहली बात कि भाई जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो सबको पता होगी, तभी उसकी बेटर इंप्लीमेंटेशन हो पाएगी। और दूसरी, ताकि आप उनके भी इनपुट्स ले पाएँ और उस स्ट्रैटेजी में कुछ अगर हेर फेर या कुछ बदल करना है या उस स्ट्रैटेजी की इंप्लीमेंटेशन में कुछ बदल करना है, तो वो आप कर पाएँ। तीसरी चीज़ है डेवलपिंग एंड कैरिंग आउट टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। वही वाली बात कि भाई वो आपको इनपुट्स देंगे, ठीक है। फर्दर आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पे, एक ऑपरेशन लेवल पे आपका डिस्कशन होगा कि भाई इस स्ट्रैटेजी को बेस्ट तरीके से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज डेवलपिंग एंड कैरिंग आउट टैक्टिक्स, कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बेस्ट तरीके हैं। तो उन टैक्टिक्स को हम एक तरीके से डेवलप करेंगे, दैट विल हेल्प अस विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। एंड देन लास्ट चीज़ क्या है, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स टू मॉनिटर द सक्सेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो चीज़ मैंने बात करी थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले उसमें कि वेरिएंस एनालिसिस में, कि हम भाई पीरियड ख़त्म होने के बाद वो करते थे, तो ऐसा हमने गलती यहाँ नहीं करनी है। हमारे को प्रोएक्टिव रहना है और हमारे को स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है और वो उसके लिए हमारे को ऐसे कंट्रोल्स बनाना है कि हम कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रैटेजी को मॉनिटर कर पाएँ, ताकि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ नहीं चल रही है, तो वो उसको हम एक तरीके से वहीं पे इम्प्रोवाइजेशन कर पाएँ और ऑन स्पॉट हम उसमें चेंजेस कर पाएँ।
ठीक है, तो ये मॉनिटर करने सिर्फ सक्सेस ही नहीं, इसमें लिखा है सक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कि पर अगर कहीं सक्सेस नहीं हो रहा तो उसके वहीं पे रीजंस आप वो समझ के उस स्ट्रैटेजी में वहीं पे मैंने जैसे बात करी कि ऑन फ्लोर उसी टाइम उसको चेंज कर पाएँ। तो ये हमारा 4, और ये अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट की बुक में दिखाऊं, अगर मैं आपको इसको इंस्टीट्यूट की बुक में दिखाऊं तो इंस्टीट्यूट ने भी बस इसको इतनी ही डेप्थ में कवर करा है, इसके बाद ज़्यादा कवर इसको नहीं करा, सिर्फ इसको इतना बताया कि भाई क्या स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, दूसरी कम्युनिकेटिंग, देन डेवलपिंग एंड कैरिंग आउट टैक्टिक्स, एंड लास्ट इज आपका मॉनिटरिंग। ठीक है, तो यही इंस्टीट्यूट ने भी इतनी ही इसको रिलेवेंस या इतनी ही इसको इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इन डेप्थ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मॉनिटरिंग, ये आपको बार बार आप इसको पढ़ोगे। इसमें मेरे को कोई निमोनिक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इसको याद करवाने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी एक तरीके से जैसे मैंने कहा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या स्टेजेस होंगे। तो भाई सबसे पहले तो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, फॉर्मुलेट करोगे। तो आप सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करोगे, उसको कम्युनिकेट करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे और उसको फिर मॉनिटर करोगे। तो फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मॉनिटरिंग। ठीक है, FCIM, formulation, communication, implementation and then monitoring the strategy, whether the strategy is able to achieve the objective that we intended to achieve through this strategy. Next, let us come to necessity of SCM, कि why is SCM important. नेसेसिटी ऑफ SCM। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ऊपर लिखवानी रहेगी, ये भी फिर कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट ऐसा नहीं है कि कोई इसको और इन डेप्थ में समझा रही हो, पर बस वही वाली बात है कि एक कहीं ना कहीं थोड़ा लिंग्विस्टिक आपको बेनिफिट देने के लिए कि भाई लैंग्वेज क्या लिखनी चाहिए, तो ये लिखवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे स्टार लगा के लिखेंगे मेन मोटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस nowadays is customer satisfaction। दूसरा पॉइंट लिखेंगे SCM, ये SCM की जैसे मैंने कहा था कि मैं एक और डेफिनेशन लिखाऊंगा, तो ये SCM की एक और डेफिनेशन है जो आपके इंस्टीट्यूट के मैथ में भी दे रखी है। तो SCM कैन बी referred to as the managerial use of cost information, the managerial use of cost information, क्योंकि SCM में है क्या, आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा था। तो मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इसको मैं तोड़ के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे जब हम किसी भी लंबी डेफिनेशन को तोड़ते हैं ना तो उसको याद रखना आसान हो जाता है। तो SCM कैन बी रिफर टू एज द मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपके पूरी SCM का एक तरीके से इंट्रोडक्शन और स्टेजेस ऑफ SCM आपका पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं नेसेसिटी ऑफ SCM पे। तो नेसेसिटी ऑफ SCM पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, मतलब ये 5 अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं और इन पॉइंट्स को याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे नीचे तरीका भी दे रखा है कि इस पे मैंने निमोनिक नहीं बनाया, इस पे मैंने एक पूरा सेंटेंस बना दिया कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई SCM की नेसेसिटी क्या है, अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता तो आपको ये याद आना चाहिए कि भाई स्ट्रैटेजी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैनेजर शुड प्रोवाइड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, SCM ये चीज़ कवर करता है कि भाई जो भी स्ट्रैटेजी मैनेजर बनाता है वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि स्ट्रैटेजी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैनेजर शुड प्रोवाइड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग।
अब इससे क्या पॉइंट्स कैसे याद हो रहे हैं, तो सबसे पहला क्या है कि कॉस्ट एनालिसिस इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। हम टीसीएम के टाइम पे भी कॉस्ट एनालिसिस करते थे, हम टीसीएम के टाइम पे भी कॉस्ट एनालिसिस करते थे, हम एससीएम के टाइम पे भी कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, बट दिस इज इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। ये लिखना है नॉट ओनली फोकस्ड ऑन कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स क्या हो गए, बाहरी की दुनिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की दुनिया, हमारे स्टेक होल्डर्स। तो स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स बिकम मोर एक्सप्लिसिट, ठीक है, बिकम मोर एक्सप्लिसिट। देन कॉस्ट डेटा इज एनालाइज्ड एंड यूज्ड स्ट्रैटेजिकली। इसकी तो कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि भाई वही वाली बात है कि स्ट्रैटेजिकल जो है हमने जैसे बात करी कि कॉस्ट मैनेजमेंट जो है सिर्फ हमारा कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस नहीं है, हमने साथ में स्ट्रैटेजीज लगानी है ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भी वो भी सेटिस्फाई हों, और स्टेक होल्डर्स हमारे कस्टमर्स भी आ जाते हैं। फिर भी यहाँ पे *1 करके लिखेंगे ऊपर *1 कि कॉस्ट डेटा इज एनालाइज्ड एंड यूज्ड स्ट्रैटेजिकली टू गेन व्हाट, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, और कैसे, अगर आप याद करेंगे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होगा, तो दो तरीके थे, या तो प्राइस लीडरशिप दैट इज कॉस्ट लीडरशिप, या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज गिव्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से जब हम टीसीएम भी पढ़ रहे थे तो भी वो कवर हो गई थी। देन मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टेड टू 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमारे 4 स्टेजेस क्या थे, आपका सबसे पहले फॉर्मुलेशन, देन आपका कम्युनिकेशन, देन आपका इम्प्लीमेंटेशन, और उस फाइनली आपका मॉनिटरिंग। तो जो आपकी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको उसको एक एक जो स्ट्रैटेजी के आपके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन या स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन के जो स्टेजेस थे, आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो स्टेजेस थे, आपको एक एक स्टेज पे उस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है। आपको एक एक स्टेज पे उस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का यूज़ आपको करना है। ठीक है, कौन कौन से स्टेज थे फिर से एक बार याद कर लेंगे, आप मेरे साथ साथ बोलते चलिए ताकि आपको भी अभी क्लास के साथ साथ ही याद हो जाए। तो सबसे पहले क्या था, फॉर्मुलेशन, फिर आपका क्या था, कम्युनिकेशन, फिर आपका क्या था, इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन फाइनली इट वाज मॉनिटरिंग। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन ओवरऑल रिकॉग्निशन। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप लोग हाईलाइट करते रहिए, क्योंकि ये आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो हेल्प्स इन ओवरऑल रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, हेल्प्स इन ओवरऑल रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए, और इनको हम याद कैसे करेंगे, तो यू शुड रिमेंबर द लाइन की स्ट्रैटेजी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैनेजर प्रोवाइड्स ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये इससे कैसे याद आएगा कि भाई आपका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, आपको ब्रॉडर से याद आ जाएगा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से आपको याद आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रैटेजी से आपको याद आना चाहिए स्ट्रैटेजिकली कि कॉस्ट डेटा शुड बी इज एनालाइज्ड एंड यूज्ड स्ट्रैटेजिकली। फिर आपको रिकॉग्नाइज से याद आना चाहिए ओवरऑल रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, एंड देन द मैनेजर से याद आना चाहिए मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा अतरंगी तरीका है, बट कई बार मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं कि भाई अतरंगी तरीके से ही आपको चीज़ें याद रहती हैं। इनफैक्ट मेरे IPCC लेवल पे एक टीचर थे जिन्होंने मेरे को 80 QQ भी याद कराया था, और वो अब तक मुझे याद है। एंड एट दैट टाइम वी वर लाफिंग इन द क्लास एट द टीचर कि भाई ये क्या कुछ भी बोलते हैं यार, मतलब कोई वो बात हुई क्या। उन्होंने याद कैसे कराया था कि क्यों बुक लिखी, तो पर उससे आज तक मुझे वो याद है कि भाई 80 QQ सेक्शन क्या था। अब चेंज हो गया तो अलग बात है, बट 80 QQ जब उन्होंने मेरे को पढ़ाया था तो इट वाज क्यों बुक लिखी, मतलब रॉयल्टी का सेक्शन था। ठीक है, रॉयल्टी की बात करता था। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें इसी थोड़े अतरंगी तरीके होते हैं, बट अतरंगी अगर आपको याद, अगर आपने नोटिस करा हो तो आपके दिमाग को चीज़ें भी वही याद रहती हैं जो थोड़ी अतरंगी होती हैं, जो थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, क्योंकि उस पर आपका दिमाग एक स्पेशल फोकस देता है। तो ये जब चीज़ आप पढ़ते हैं कि भाई ये चीज़ आप जब पढ़ेंगे तो ये थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, बट यही चीज़ आपको याद रह जाएगी। तो नेसेसिटी ऑफ एससीएम क्या है कि भाई स्ट्रैटेजी रिकॉग्नाइज बाय द मैनेजर शुड प्रोवाइड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रैटेजी से याद आएगा कि भाई स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करता है कॉस्ट डेटा को स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज, तो रिकॉग्निशन, ओवरऑल रिकॉग्निशन जो है वो कॉस्ट लीडरशिप का होता है, हेल्प्स इन ओवरऑल रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। स्ट्रैटेजी रिकॉग्नाइज बाय द मैनेजर, मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टेड टू 4 स्टेजेस, दैट इज FCIM, फॉर्मुलेशन, फिर कम्युनिकेशन, फिर इंप्लीमेंटेशन एंड देन मॉनिटरिंग एंड देन ब्रॉडर। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आपका कॉस्ट एनालिसिस कवर करता है, एंड अंडरस्टैंडिंग तो आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर का, जो कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है। क्योंकि सिर्फ हम फाइनेंशियल डेटा या जो आपके एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो आपका हिस्टोरिकल डेटा है, सिर्फ हम वही नहीं पढ़ते हैं, हम एक एक एस्पेक्ट को कवर करते हैं इन डेप्थ, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज कवर्ड, दैट हेल्प्स यू गिव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन द कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस वाज नेसेसिटी ऑफ एससीएम, जिसको हम इस लाइन से याद करेंगे। अगर एक बार आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे जाएं तो देखें कि हमने क्या कर लिया। तो हमने ये 5 पॉइंट जो दे रखे हैं, ये 5 पॉइंट मैंने आपको पूरे याद दिला दिए। अब ऐसे 5 पॉइंट अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट की बुक में, तो अगर और ये चीज़ आपसे पूछ ली जाए तो आपको लगता है कि आपको ये पॉइंट्स याद आएंगे, ये पॉइंट्स ऐसे पढ़े हुए आपको याद आएंगे? नहीं आएंगे। बट जहां आपने इनमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड याद कर लिया तो यू विल बी एबल टू डिसाइफर द रिमेनिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बट आपको ये पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे तो आपको पॉइंट्स लिखने के मार्क्स मिलेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रटाफिकेशन भी जरूरी होती है, और यही तरीके हैं रटाफिकेशन के कि भाई निमोनिक बना लिया या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे कुछ करके चीज़ बना ली जिससे ये आपको याद रह जाए, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बात करी कि ये 5 पॉइंट ऐसे देख के आपको याद नहीं रहेंगे, बट आपको वो याद रह जाएगा कि भाई सेंटेंस पूरा एक याद करा था मैंने, और वो आपको उस सेंटेंस से आपको ये 5 पॉइंट याद आ जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। और ये खत्म करने के बाद हम आज की क्लास रैप अप करेंगे, और एक बार इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद फिर हम आज की क्लास रैप अप करते हैं। तो टीसीएम और एससीएम का डिफरेंस मेरे ख्याल से तो इसको हमने इतनी डेप्थ में अब तक पढ़ लिया है, क्योंकि हमने शुरू टीसीएम से करा, हमने साथ ही साथ ये समझा कि भाई इसकी लिमिटेशन क्या है और इसकी लिमिटेशन को ओवरकम एससीएम कैसे करता है। फिर जब हमने एससीएम पढ़ा तो उसमें हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि भाई ये हमने चीज़ें एनालाइज करी कि भाई जो एससीएम है वो टीसीएम को यहाँ पे ओवरकम कर रहा है। तो जब हमने पढ़ा ही एससीएम और टीसीएम को एक तरीके से कंपैरेटिवली है, तो उसका डिफरेंस तो हमने ऑटोमेटिकली पढ़ ही लिया। पर हम इसका डिफरेंस कैसे याद रखेंगे कि भाई ट्रेडिशनल वर्सेस टीसीएम वर्सेस एससीएम, तो जो टीसीएम में होता आ रहा था वो हमारे साथ हो रहा था फ्रॉड विद ओ हो रहा था हमारे साथ टीसीएम में। तो सबसे पहले क्या आता है, एफ से फोकस, एफ फॉर फोकस। तो टीसीएम का फोकस जो है दैट इज प्योरली इंटरनल, टीसीएम का फोकस जो है दैट इज प्योरली इंटरनल, सिर्फ अपने अंदर का डेटा एनालाइज करते थे, सिर्फ अपने अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को ही मद्देनजर रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाते थे। बट एससीएम जो है दैट इज बोथ इंटरनल, उसका फोकस जो है इट इज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल में आपका वही वाली बात कस्टमर या मार्केट एनालिसिस, एक्सटर्नल में आपकी फिर से वही वाली बात कस्टमर या मार्केट एनालिसिस। देन आर से है आपका रिडक्शन की बात, कॉस्ट रिडक्शन की बात। रिडक्शन क्या होगी भाई, जब हम पढ़ी कॉस्ट मैनेजमेंट रहे हैं तो कॉस्ट रिडक्शन की ही बात कर रहा होगा। तो जो आपका टीसीएम है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन, टीसीएम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। और बल्कि इतना प्राइमरी है कि भाई वो एक्सेसिव कर देता है, जो हमने लिमिटेशन में पढ़ा था इतना प्राइमरी है कि वो एक्सेसिव फोकस कर देता है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन, वेयर एज यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन वो नहीं है। और ये आपको लग रहा होगा कि यार कॉस्ट रिडक्शन में कॉस्ट कंटेनमेंट की बात कर रहा है, ये बेसिस किस बेसिस पे बनाया है, ये बेसिस ही किस बेसिस पे बनाया है। बट ये बिल्कुल ये टेबल जो है आपके इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखा है, तो हमको ऐसे ही याद करना होगा। हम ये 6 पॉइंट इनको 6 बेसिस जो हैं वो बिल्कुल ऐसे याद करेंगे जैसे हमारे को इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, और वो याद करने का तरीका यही है फ्रॉड्स, ठीक है। आर से हमारा आया रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन।
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीसीएम इज कॉस्ट रिडक्शन, वेयर एज एससीएम का क्या है कि कॉस्ट कंटेनमेंट। और कॉस्ट कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई कॉस्ट रिडक्शन बट साथ ही साथ वैल्यू इंप्रूवमेंट, साथ ही साथ वैल्यू इंप्रूवमेंट। इसको हाईलाइट करते चलेंगे, मैं वापस अंडरलाइनिंग या स्क्वायरिंग पे आ गया। वैल्यू इंप्रूवमेंट को हाईलाइट करेंगे एंड कंटेनमेंट को, क्योंकि कंटेनमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ वैल्यू इंप्रूवमेंट भी हो रही है, वैल्यू इंप्रूवमेंट भी हो रही है, जिसका एक तरीके से मतलब है दैट इज कॉस्ट कंटेनमेंट। वैल्यू इंप्रूवमेंट मतलब कि हमारे स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखा जा रहा है, हमारे स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है। और मैं बार बार स्टेक होल्डर्स बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा। वाई? बिकॉज स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू शेयर होल्डर, क्योंकि स्टेक होल्डर्स में सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं आते, आपके कंपनी के एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर्स, आपके यहाँ तक के सप्लायर्स, एनी एंड एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन जो है इन एनी मैनर वो आपका स्टेक होल्डर हो जाता है। देन आपका आता है ओ, तो ओ से क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कोर कीपिंग, ठीक है, अटेंशन डायरेक्टिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब प्रॉब्लम आएगी तब उसको हम सॉल्व करेंगे। रिएक्टिव अप्रोच, स्कोर कीपिंग हुई आपका एक तरीके से वेरिएंस एनालिसिस कि भाई कितना होना चाहिए था, कितना हो रहा है, आप एक एक चीज़ उसको वैसे मॉनिटर कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि एससीएम जो है हमारे को सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना चाहता है, कैसे और कैसे देगा। तो एससीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो FRAO, अच्छा ए में मिस कर गया, तो ए इज अप्रोच, तो इट इज़ अ रिस्क एवर्स अप्रोच, इट इज़ अ रिस्क टेकिंग अप्रोच, और वही वो क्या है? वो रिस्क एवर्स अप्रोच कि भाई वो अपने कंफर्ट जोन से, अपने इंटरनल उससे बाहर जाना ही नहीं चाहता है। इट इज़ रिलक्टेंट टू टेक रिस्क, जो मैंने वही वाली जो हमने कहा था ना कि इग्नोर करता है डायनेमिक फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो भाई वो जहाँ भी उसको लगता है कि वो चेंजिंग वो है, उसको बिल्कुल भी वो उस पर ध्यान देता ही नहीं है, वो उस पर क्यों ज़बरदस्ती ऐसे एक तरीके से उसमें जाना कि जो अनकंफर्टेबल हो, ऐसी सिचुएशन में जाना जो अनकंफर्टेबल हो, अपने वो एक कंफर्टेबल बबल में रहना चाहता है, जो एक तरीके से वो वाला मैनेजर जो टीसीएम फॉलो कर रहा है। तो रिलक्टेंट टू टेक रिस्क, वेयर एज रिस्क टेकिंग आपका डायनेमिक हो जाता है। यहाँ पे जो मैनेजर है वो डायनेमिक है, वो जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हेड ऑन फेस करना चाहता है और उसको टैकल करना चाहता है, और उससे एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बाहर आना चाहता है और अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करना चाहता है। तो FRAO हो गया, F से वॉज फोकस, R से वॉज रिडक्शन दैट इज कॉस्ट रिडक्शन, A से आपकी हो गई अप्रोच और O से आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर आ जाता है D दैट इज ड्राइवर। D इज ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या था? इसमें अगर आपको याद हो तो इट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। टीसीएम में जो हम करते थे कि भाई मैंने बात करी थी जैसे इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो कोई कॉस्ट अगर हमारे को एक तरीके से एलोकेट करनी होती थी, अदर देन जैसे जो कॉस्ट उसमें डायरेक्टली यूज हुई है, हम उसको कैसे जनरली वो करते थे कि भाई हर प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई, ऑन द बेसिस ऑफ सेल हम उसको एलोकेट कर देते थे कि भाई इस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हुई है तो इसकी ये वाली कॉस्ट ज़्यादा होगी। जो हम एक तरीके से कॉस्ट एलोकेशन जो हमने टीसीएम में पढ़ा था ना कि इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट एलोकेशन, तो जो हम एलोकेट कॉस्ट करते थे वो कैसे कर देते थे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टॉक और ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है। बट इसमें क्या है, एससीएम में क्या है, आप आगे पढ़ेंगे कि भाई हर एक्टिविटी का एक सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर है, इसका अगर मैं कोई एक एग्जांपल अच्छा सा लूं तो इसका अगर मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल लूं तो यही समझ लीजिए कि मशीन आर का जैसे एक एग्जांपल आता है कि भाई एक कोई मशीन यूज़ हुई या इसके बजाय एक ये कर लीजिए कि एडमिन कॉस्ट है या एक एडमिन कॉस्ट है, तो और इसमें मान लीजिए 12 लोग हैं, देयर आर 12 पीपल एम्प्लॉयड इन एडमिन। तो अब एडमिन के कितने अब इसमें हमारे पास एक तरीके से एक सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर है कि एडमिन कॉस्ट जो है हम वो ऑन द बेस ऑफ सेल के बजाय ये बांटे कि इन 12 लोगों का टाइम या इन 12 में से कितने लोग जो हैं वो प्रोडक्ट ए की उसके लिए लगे और कितने लोग जो हैं वो प्रोडक्ट बी के उसके लिए लगे, तो हमारे पास एक सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर आ जाता है।
इसमें आई लाइक टू अपोलोजाइज कि मैं इतना अच्छा भी आपको एग्जांपल दे नहीं पाया, क्योंकि अभी इतना अच्छा एग्जांपल मेरे को क्लिक कर नहीं रहा है, बट ये आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे एक अलग अलग एक्टिविटी के बेसिस पे हमारे पास एक अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर आ जाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कॉस्ट ड्राइवर्स वी काइंड ऑफ एलोकेट द कॉस्ट। एंड यहाँ पे आप लिखिए कि वो जो कॉस्ट ड्राइवर है दैट इज रिलेटिव फॉर ईच प्रोडक्ट, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, दैट इज रिलेटिव फॉर ईच प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा FRAOD एंड द लास्ट वन इज S, दैट इज स्पैन, टाइम स्पैन। तो ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है TCM, वेयर एज SCM इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम अपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ सोच रहे हैं और हम एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने की तरफ सोच रहे हैं जिसको हम सस्टेन कर पाएँ, और सस्टेन हम उसी चीज़ को करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ लंबी रहे, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको इन डेप्थ पूरा समझ में आ गया है। फ्रॉड्स, ट्रेडिशनल वर्सेस SCM, TCM वर्सेस SCM, भाई कैसे फ्रॉड्स याद रखेंगे। F से क्या है फोकस, R से क्या है रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, A से क्या है अप्रोच, O से क्या है ऑब्जेक्टिव, D से क्या है ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, और S से आपका क्या है स्पैन, दैट इज टाइम स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे को क्लास समअप करनी चाहिए। ये आप लोग क्लास के बाद ये पूरा खुद एक बार बोल के रिवाइज करिएगा। ये सारे न्यूमोनिक्स जो मैंने आपको सिखाए हैं या ये जो सेंटेंस आपको बताया है, ये आप इसको याद करिएगा, क्योंकि ये साथ साथ जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको रिकॉल करने में और ईजी होगा, ठीक है। और एक तरीके से साथ ही साथ ये भी करते रहिए कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ी TCM में आपने फिर पढ़ा कि भाई TCM होता क्या है, आपने TCM का बेसिक ढांचा समझा। उसके बाद आपने पढ़ी लिमिटेशंस ऑफ TCM। उसके बाद हम गए SCM पे कि भाई SCM क्या होता है। तो SCM के हमने कुछ 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी। फिर SCM का फोकस किस चीज़ पे है, SCM क्या अचीव करना चाहता है, SCM का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि SCM में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की स्टेजेस क्या हैं। उन स्टेजेस को हमने थोड़ा सा एक तरीके से समझा कि भाई 4 स्टेजेस हैं, फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मॉनिटरिंग, और उनकी क्या क्या क्यों ये हमारे को हम करते हैं, ये हमने SCM के स्टेजेस समझे। उसके बाद फिर हमने समझा कि भाई SCM क्यों इंपॉर्टेंट है, SCM की नेसेसिटी क्या है। और एक तरीके से ये जो चीज़ है ये आपके पास एक तरीके से कॉम्प्लेक्स डिवाइस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहले तो आप लिमिटेशन बताओ TCM की, और वो SCM उस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम कर रहा है। तो SCM उस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम कर रहा है, तो आपको उसमें इसकी नेसेसिटी लिख के आनी होगी। क्योंकि आप ये सारी इसकी एक तरीके से आप उसकी बेनिफिट्स लिख रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस और इसकी मेरिट्स हैं कि भाई वो ये कॉस्ट एनालिसिस जो करता है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में करता है, ये डेटा को एनालाइज जो करता है स्ट्रैटेजिकली करता है, ठीक है, ये सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस नहीं करता है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है, कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर की। और यहाँ पे बल्कि मैं एक चीज़ शायद मैंने लिखवा दिया था, टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे TCM वर्सेस, अच्छा एक चीज़ जो मैं लिखवाना भूल गया था दैट वाज ये कि स्ट्रैटेजिकली की बात जो है अच्छा नहीं ये हम यहाँ पे लिखना था, ईच वैल्यू हैज़ अ सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर। तो इसमें क्या है हमारे को दिस विल रिजल्ट इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम ये समझ पाएंगे उन रिसोर्सेज को सीधा सेल के बेसिस पे एलोकेट ना करके उनके कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे एलोकेट करेंगे, तो ये समझ पाएंगे कि भाई कहाँ पे हम उसमें सेव कर सकते हैं, ये चीज़ मैं लिखवाना भूल गया था इसलिए मैंने वापस लिखवा दी। तो हमने बात करी कि अभी हमने पढ़ा SCM के बाद हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़ा नेसेसिटी ऑफ SCM, दैट इज इंपॉर्टेंस और मेरिट्स ऑफ SCM, एंड द लास्ट थिंग दैट वी लर्न टुडे वाज TCM वर्सेस SCM। तो मेरे ख्याल से आपको आपको अब तक आपने 2 पॉइंट पढ़े, TCM और SCM, उसके अंदर का भी मैंने आपको पूरा एक तरीके से समझा दिया कि क्या क्या पढ़ा है। अब आपको खुद अपने लेवल पे ये रिवाइज करके कल आना है, ताकि जब आप कल इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो ऐसे साथ साथ जब आप रिवाइज करते चलेंगे तो आपकी फाइनल रिवीजन में आपको ईजी रहेगा। तो विद दैट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, सी यू टुमारो।